जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो कल हम आप लोगों को संविधान के प्रस्तावना एवं प्रतीक पढ़ाए थे। संविधान की प्रस्तावना एवं प्रतीक, लेकिन इसमें आवाज ही नहीं आ रहा है। तो आज फिर से पूरा कर देंगे। फिर अगले दिन से फिर आपका क्लास प्रॉपर चलेगा। तो संविधान की कल प्रस्तावना एवं प्रतीक पढ़ाएं, लेकिन इसका आवाज नहीं चला। तो आज फिर से ये पार्ट 3 करवा दे रहे हैं। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कौन कौन से हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। आज आवाज आ रही होगी पूरी। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं, मूल अधिकार को कहते हैं, प्रस्तावना को, या डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान की आत्मा आपके प्रस्तावना को कहते हैं। अनुच्छेद 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा को माना है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार को संविधान की आत्मा माना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? विचार पूछा गया है कि विचार कहां से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, फ्रांस से या अमेरिका से? तो प्रस्तावना का जो विचार है वो आपके अमेरिका से लिया गया है, जबकि भाषा इसका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखकर तभी जाइएगा, बीच में मत भागिएगा। संविधान की ये सभी जो क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए कि संविधान प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है। तो अभी बताएं कि प्रस्तावना की भाषा आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो अब तक 2 बार, 1 बार, 3 बार या 1 बार भी नहीं। तो प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन 1976। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। आपके 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, के एम मुंशी ने, एन ए पालकीवाला ने, या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान का परिचय पत्र एन ए पालकीवाला ने कहा था, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? तो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार मूल अधिकार है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, बस इतना क्वेश्चन, तो आप प्रस्तावना को मारेंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा क्या है? मूल अधिकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, ये क्वेश्चन डबल हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्मपत्री किसने कहा था? तो भारतीय राजनीति की जन्मपत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, के एम मुंशी ने, एन ए पालकीवाला या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय राजनीति की जन्मपत्री आपके के एम मुंशी ने कहा था, जो कि आपका बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, 370 के अंतर्गत, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत? तो आपके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 32 इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 जब अनुच्छेद 2 और 3 में जब संसद कोई भी बदलाव करेगी तो उसमें राष्ट्रपति कुछ का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो बताएं कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये सभी जोड़े गए थे, जो कि आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सही क्रम में लिखिए, सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर सही क्रम लगाना है। तो पहले क्या आएगा? सार्वभौमिक, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी, समाजवादी के बाद आपका पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र के बाद गणराज्य। प्रस्तावना में पढ़ा जाता है ना, हम भारत के लोग भारत को सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 4 1 2 5 कहाँ पर मिल रहा है? 3 4 5, ये नहीं है, 3 4 1। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। यहाँ पर बी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? जनता को जनता के लिए जनता की सरकार, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, खान अब्दुल गफ्फार का या अब्राहम लिंकन का? तो यह कथन जो है आपके अब्राहम लिंकन का है, जो कि आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं? न्याय 3 प्रकार की होती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय कहां से लिया गया है? तो यह रूस की क्रांति से लिया गया है। किस क्रांति से लिया गया है? रूस की क्रांति से, रूस की क्रांति से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय होते हैं। न्याय कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता आपके फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। स्वतंत्रता आपके 5 प्रकार की होती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। स्वतंत्रता कहां से लिया गया है? तो इसे फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानता कितने प्रकार की होती है? समानता कितने प्रकार की होती है? तो समानता आपके 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि समानता कौन कौन सी होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? संस्कृत में, फारसी में, देवनागरी में या उर्दू में? तो सत्यमेव जयते आपके देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। यहाँ पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित है? तो देखिए, संविधान की अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, प्रधानमंत्री में, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में, या भारत की जनता में? तो संविधान की जो अंतिम शक्ति है वह भारत की जनता में निहित है। चाहे जिस देश की हो संविधान, उस देश के जनता में आखिरी अंतिम शक्ति निहित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को कब अपनाया गया? तिरंगा को कब अपनाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को? तो तिरंगा झंडा को हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था,
जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तिरंगा को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? भीकाजी गामा। भीकाजी गामा ने 20वीं सदी में फहराया था, 20वीं सदी में इसको फहराया था तिरंगा को। फहराया था तिरंगा को। पिंगल वेंकैया है, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, अरोड़ा आसफ अली, इनको आधुनिक जगत का झांसी झांसी की रानी कहा जाता है, इन्हें भी झांसी की रानी कहा जाता है। तो तिरंगा को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर पिंगल वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। अगर पूछा जाए कि तिरंगा को सर्वप्रथम फहराया किसने था, तो भीकाजी गामा ने फहराया था 20वीं सदी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तिरंगा में कौन सा रंग सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सफेद देखिए बीच में है, दूसरे नंबर पर, हरा तीसरे नंबर पर, केसरिया पहले नंबर पर, पीला रंग नहीं होता यह। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 22, 26, 24 या 32? तो कितनी तीलियां होती हैं आपके? 24 तीलियां होती हैं, जो कि बी सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? राष्ट्रीय गीत के, यहाँ राष्ट्रगान का नहीं पूछा गया है, राष्ट्रीय गीत के। अगर राष्ट्रगान का पूछा गया होता तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगर राष्ट्रीय गीत पूछा गया तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, मुंडकोपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं? तो सत्यमेव जयते आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? राष्ट्रगान के रचनाकार बताएं अभी आपको कि रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचनाकार हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। राष्ट्रगान में कितने राज्य का वर्णन किया गया है? आप लोग इसका आंसर बताइए कि राष्ट्रगान में कितने राज्य का वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत है एकला चलो रे, वंदे मातरम, जनगण मन, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आपका वंदे मातरम है। अगर राष्ट्रगान पूछा होता तो जनगण मन होता। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के तो इनके रविंद्रनाथ टैगोर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? कब गाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 27 दिसंबर 1911 को, या 26 नवंबर 1949 को? तो राष्ट्रगान देखिए आपके सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जब चार्ज परचम के आने के स्वागत में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान है, अभी बताएं आपको राष्ट्रीय गान। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, जो कि आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके इधर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, जो कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। बाघ से पहले क्या था राष्ट्रीय पशु? तो शेर था आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम, बरगद, पीपल, नीम? तो यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, जो कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो फल आपका आम है, जो कि आपका डी इज द राइट आंसर है इधर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है?
कबूतर, कोयल, मोर या कौवा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो कि आपका मोर है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो पुष्प आप जानते हैं कि कमल है, जो कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो डॉल्फिन है, आपका सी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, जो कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे अपने अगले क्लास के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।